हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोग का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज देखिए हम लोग जो है अभी 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। इससे संबंधित कुछ वीडियो दे चुके हैं और इससे संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में आप लोग को क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट जो होता है रिफ्रैक्टेड होता है किस किस नियम का वो फॉलो करता है, उस नियम के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक बार हम थोड़ा पिछले क्लास के बारे में बता देते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में। और वहां देखे थे आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो को, किसको, दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी दो माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को, या बोल सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या कर लिए थे, देख लिए थे, ठीक है। और वहां से हम लोगों को क्या मिला था, रिलेशन मिला था कुछ। जैसे लास्ट टाइम में जब हम सॉल्व करवा रहे थे, शायद हम ए बी लिए थे या 1-2 लिए थे, मान लेते 1-2 ही लेते हैं, तो याद है वह आप लोग को, या वहां से आप लोग देख सकते हैं ये रिलेशन को वहां प्रूफ करवाया है, ठीक है। कि माध्यम एक का यदि आपेक्षिक अपवर्तनांक निकाले किसकी अपेक्षा, 2 की अपेक्षा, और 2 का निकाले किसकी अपेक्षा, 1 की अपेक्षा। जैसे N12 लिखा हुआ है ना, N12 जैसे ही हम लोग देखेंगे तो N12 देख के हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे 1 पहले लिखा हुआ, बाद में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग N12 को देख के समझ सकते हैं कि माध्यम एक का आपेक्षिक अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा, 2 की अपेक्षा। और यदि N21 को देखते हैं, किसको देखते हैं, N21 को, तो N21 को भी देख के हम लोग आराम से समझ सकते हैं कि माध्यम 2 का आपेक्षिक अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा, 1 की अपेक्षा, को आपस में मल्टीप्लाई किए थे तो वैल्यू कितना आया था, मान कितना आया था, 1 आया था। इसको हम प्रूफ करवाए पिछले क्लास में। अब देखिए यहाँ से कभी कभी क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपको दे देगा क्वेश्चन में कि यदि माध्य, जैसे N21 का मान दे देगा, या N12 या N21 का मान दे देगा। जैसे N21 को देख के हम लोग क्या समझ रहे हैं कि माध्यम 2 का 1 की अपेक्षा, आपेक्षिक अपवर्तनांक मान लीजिए यदि 2 दे दिया, ठीक है, और आपसे डायरेक्ट यहाँ से पूछ दिया N12 का मान क्या हो जाएगा। तो एकदम आसान सा तरीका, ये चीज हमको याद रहता है तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस रिलेशन का यूज करके हम लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि रिलेशन नहीं रहेगा तो क्वेश्चन यानी सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पिछले क्लास में डेरिवेशन बताया इससे संबंधित, उस डेरिवेशन को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए। और रिफ्रैक्शन से संबंधित किसी भी टाइप का यदि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वहां पूरा फॉर्मूला को ही क्या कर दिए, ड्राइव कर दिए हैं, और अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन भी क्या करवा दिया है, सॉल्व करवा दिए। तो वहां से आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए N21 का वैल्यू पूछ लिया, तो हम लोग अभी जस्ट देखिए एक रिलेशन पता है, क्या पता है, N12 इंटू N21 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए हमको कैलकुलेट क्या करना है, अच्छा N21 दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, N12 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो N12 कैलकुलेट करना है, N2 का मान कितना दिया हुआ है, N21 का मान दिया हुआ है कितना, 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसलिए N12 का मान क्या हो जाएगा, 1 अपने जगह, 2 इधर ऊपर है, बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो 1/, क्या हो गया, 2 जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5, यानी N12 का मान क्या हो गया, 0.5 हो गया। यानी माध्यम 1 का आपेक्षिक अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा, 2 की अपेक्षा। जब हम लोग कैलकुलेट किए इसका मान कितना आया, 0.5 आया, ठीक है। तो उम्मीद करते ये समझ गए होंगे आप लोग। तो एक लास्ट क्वेश्चन यही बच गया था, हम बोले थे अगले वीडियो में बता देंगे, तो आप लोग उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। फिर हम लोग अब बात करते हैं आगे किसके बारे में, रिफ्रैक्शन के नियम के बारे में बात करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए। जैसे क्या करते हैं, एक मीडियम लेते हैं, जैसे यहाँ पे इस मीडियम में क्या करते हैं, एक बर्तन लिए, जैसे थोड़ा साइड में फिगर बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक बर्तन लिए, एक बर्तन क्या कर दिए, उसमें पानी भर दिए, जैसे एक कांच का बर्तन, उसमें क्या कर दिए, या कोई बर्तन उसमें पानी भर दिए। तो देखिए यहाँ पे 2 मीडियम आप लोग को दिख रहा है, कितना मीडियम दिख रहा है, यहाँ पे 2 मीडियम दिख रहा है। ये क्या है, यहाँ पे हवा है, और ये क्या है, पानी है। ये क्या है, पानी। एक प्रकाश का किरण को लिए, एक प्रकाश का किरण को क्या कर लिए, ले लिए, और क्या कर दिए, इंसिडेंट कर दिए। किस पे इंसिडेंट कर दिए, तो दोनों मीडियम को अलग करने वाले सरफेस पे क्या कर दिए, इंसिडेंट कर दिए, तो आपतित कर दिए। तो ये कौन सा किरण हो गया, इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण हो गया। ये कौन सा बिंदु हो गया, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे हम लोग अभिलंब खींचते हैं, ऊपर भी और क्या, नीचे भी। तो देखिए प्रकाश जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वे अपना मेन रास्ता को छोड़ देता है। इसका मेन रास्ता क्या है, ये है,
और ये अपना मेन रास्ता को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा, नीचे की ओर मुड़ जाएगा। पता है ना, जब भी प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ता है। अभिलंब की ओर मुड़ना मतलब नीचे की ओर मुड़ना। ये अपना मेन रास्ता को छोड़ेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखिए विरल से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है, इसलिए ये मेन रास्ता को छोड़ के किधर मुड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ेगा। तो ये कौन सा किरण हो गया, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये कौन सा किरण हो गया, अपवर्तित किरण। अब देखिए ये आपतित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। दोनों के बीच जो कोण बन रहा है आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से दर्शाते हैं। और ये अभिलंब है और ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण है। दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। इसको किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको हम लोग, आर से दर्शाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को पता होगा और समझ में आ भी गया होगा। तो देखिए अपवर्तन के बारे में बात करें, जिस प्रकार हम लोग के प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम जानते हैं, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन का भी कितना नियम हो जाएगा, तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होगा। कितना नियम होगा, 2 नियम हो जाएगा। पहला नियम के बारे में बात करें, क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपतित किरण है, ये देख रहे हैं ना, ये जो है ये कौन सा किरण है, आपतित किरण है। ठीक है, और ये जो आप दूसरा देख रहे हैं ये कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण है। कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण है। और देखिए ये ऊपर नीचे देख रहे हैं ना, इस पॉइंट पे जो है, जैसे मान लेते हैं इसको ए मान लिए, इसको क्या मान लिए, बी मान लिए, इस पॉइंट को मान लिए, इसको एक्स मान लिए, इसको एक्स डैश मान लिए। तो ये देखिए ये जो देख रहे हैं ऊपर भी अभिलंब खींचे हैं, ये नीचे भी अभिलंब खींचे हैं। तो ये अभिलंब देखिए इसी पॉइंट पे स्थित है। और ये कौन सा किरण है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये भी इसी पॉइंट से आके टकरा रहा है। और ये अपवर्तित किरण भी क्या है, इसी पॉइंट से सटा हुआ है, इसी पॉइंट से क्या हुआ है, सटा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग को एक बात समझ में आता है, पहला नियम क्या हो जाएगा कि आपके एक ही पॉइंट पे, देखिए एक ही पॉइंट पे एक ही तल पे है। ऐसा है कि आपतित किरण थोड़ा नीचे है या अपवर्तित किरण थोड़ा ऊपर है, अभिलंब थोड़ा नीचे है, नहीं, ये क्या है, एक ही पॉइंट पे है। और सारा का सारा ये जो तल आप लोग देख रहे हैं, ये जो लेयर देख रहे हैं, सब इसी लेयर पे क्या है, खड़ा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये जो ऊपर नीचे अभिलंब देख रहे हैं, ये सब का सब क्या है, एक ही तल पर स्थित है। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, तो पहला नियम आपतित किरण, लिखने का जरूरत नहीं, लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, आप लोग डायरेक्ट समझिए। अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब देख रहे हैं ऊपर नीचे, सबका सब क्या है, एक ही तल पे है, या बोल सकते हैं एक ही तल के एक ही बिंदु पे है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, पहला नियम। अब दूसरा नियम के बारे में बात करते हैं कि आखिर दूसरा नियम होगा क्या, दूसरा नियम कहेंगे किसे। तो देखिए दूसरा नियम क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए दूसरा नियम के बारे में बात करें, दूसरा नियम में हम लोग को कुछ थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे देखिए पहले तो देखिए अपवर्तन कराने के लिए कितना माध्यम चाहिए, 2 माध्यम चाहिए। कितना माध्यम चाहिए, 2 माध्यम। यदि अपवर्तन करवाना है तो हम लोगों को चाहिए 2 माध्यम। ठीक है, ठीक, तो यहाँ आप लोग को 2 माध्यम दिख रहा है, क्या हो रहा है, 2 माध्यम दिख रहा है, एक हवा दिख रहा है, एक पानी दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लैंग्वेज में बोलेंगे दूसरा नियम का, सबसे पहला बात बोलेंगे कि किसी 2 माध्यम के लिए, किसके लिए, किसी 2 माध्यम के लिए। तो बात हम बोले वही बात यहाँ आप लोग को दिख भी रहा है, 2 माध्यम है और हम बोल भी क्या रहे हैं, सबसे पहला लाइन किसी 2 माध्यम के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला लाइन क्या बोलते हैं, तथा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, यानी प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए। ठीक है, किसी विशेष वर्ण मतलब किसी विशेष रंग के लिए या किसी विशेष कलर के लिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी विशेष कलर क्या कहा जाए, अब जैसे मान लीजिए इधर प्रकाश यदि सफेद श्वेत प्रकाश है तो इस पानी के अंदर भी प्रकाश का रंग कैसा होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए। यदि इस साइड लाल रंग का प्रकाश है तो इस साइड भी कैसा होना चाहिए, लाल रंग का प्रकाश। यानी दोनों मीडियम में प्रकाश का कलर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो इधर लाल हो इधर श्वेत हो, इधर हरा हो इधर लाल हो, वैसा नहीं। इधर यदि हरा है तो इस साइड भी कैसा प्रकाश होना चाहिए, हरा प्रकाश होना चाहिए। दोनों मीडियम में क्या होना चाहिए, सेम प्रकाश होना चाहिए। तो हम क्या बोले, स्टेटमेंट फिर से सुनिए, किसी 2 माध्यम के लिए और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए। ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे, यानी वर्ण मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो कलर, क्या कलर, प्रकाश के किसी विशेष कलर के लिए। जैसे ही विशेष कलर बोला, इसका मतलब इस माध्यम में प्रकाश का रंग जैसा होना चाहिए, इस माध्यम में भी कैसा होना चाहिए, नहीं वैसा ही होना चाहिए। यदि इस माध्यम में प्रकाश का कलर ब्लू है तो इस माध्यम में भी कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि क्या बोले कि किसी 2 माध्यम के लिए और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। ज्या का बाद जैसे ही आएगा ना, ज्या का बाद जैसे ही आएगा, ज्या का बाद जैसे ही आएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, साइन का। किसका यूज करेंगे, साइन का। जैसे ही बोले आपतन कोण की ज्या, किसका, आपतन कोण की ज्या। क्या बोले, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण जैसे ही बोले इसका मतलब क्या बोलेंगे, साइन।
ठीक है, सॉरी आपतन को लिख लिए साइन नहीं, ज्या जैसे ही बोले उसके लिए क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। और लिखे क्या, आपतन कोण, आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं, तो साइन के बगल में क्या कर देंगे, आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, साइन आई, यानी आपतन कोण की ज्या हम जैसे बोले इसका मतलब आप लोग क्या बोलिएगा, साइन आई। क्या बोलिएगा, साइन आई। साइन के बारे में जान ही होंगे आप लोग, साइन क्या है, तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन क्या है, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप लोग जान रहे होंगे साइन के बारे में। जैसे मैथ में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में कि साइन, यानी जैसे पढ़े होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होता है ना, तो उसी में से एक फंक्शन यानी साइन का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हम क्या लिखे, आपतन कोण की ज्या, इसका मतलब क्या, साइन आई। ठीक, उसके बाद फिर हम बोलते हैं अपवर्तन कोण की ज्या, किसका, अपवर्तन कोण की ज्या। तो अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, तो हम ज्या बोले, ज्या के लिए भी जस्ट बोले साइन का यूज करेंगे, लेकिन ज्या के साथ कौन लगा है, अपवर्तन कोण लगा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लगा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से सूचित करते हैं, स्मॉल आर से, इसलिए साइन के साथ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या बोले, फिर से सुनिए, किसी दो माध्यम के लिए और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब क्या, ज्या के लिए साइन का यूज करेंगे, और किस ज्या के साथ क्या लगा, आपतन कोण, इस आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, आई लगा दिए। नीचे क्या लिखा, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन ज्या के लिए साइन का यूज करते हैं, और अपवर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, इसलिए क्या लगा दिया, आर लगा दिए। तो क्या बोले, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, क्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यानी आपतन कोण की ज्या पहले आ रहा है तो उसको ऊपर लिखेंगे, अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो रहा है, बाद में आ रहा है तो उसको नीचे लिखेंगे, यानी क्या लिख देंगे, साइन आर का जो रेशियो होगा दोनों का, आपतन कोण की ज्या का और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी फिर से सुनिए दूसरा नियम क्या बोलते हैं, पूरा इस बार साथ बोल रहे हैं, किसी दो माध्यम के लिए और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब क्या, साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब क्या, साइन आर, दोनों का अनुपात, देख रहे हैं ना, दोनों का रेशियो, बट्टे में इसका मतलब किसमें, अनुपात में है, साइन आई बाय साइन आर या साइन आई अनुपात साइन आर का जो रेशियो होगा, साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये कौन सा नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोनों नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कौन से नियम के अनुसार, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार। अब देखिए, इस जो साइन आई बाय साइन आर एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्नेल्स का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्नेल का नियम, यानी स्नेल्स लॉ भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरा नियम जो हम बोले इसके बारे में स्नेल बताया, इसलिए इसको हम लोग कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यदि पूछ दे आप लोग से एग्जाम में कि अपवर्तन के कौन से नियम को, प्रकाश के अपवर्तन के कौन से नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, आप लोग आराम से बता सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को कौन सा नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में यदि पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, या स्नेल का नियम का यदि स्टेटमेंट कभी कभी पूछ देता है कि स्नेल का नियम कहते किसे है, तो प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम बताए, क्या बताए कि किसी दो माध्यम के लिए और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण यानी किसी विशेष कलर के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक है, और किसका, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या क्या, साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या क्या, साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। इतना बाद क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, किसके लिए, स्नेल का नियम के लिए। यदि प्रकाश का अपवर्तन का नियम पूछा तो दोनों बात लिखना ही है। अब पूछ दे एग्जाम में किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, तो आराम से बता सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, यदि स्नेल का नियम का स्टेटमेंट पूछ दे तो हूबहू प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन का नियम समझ में आ गया होगा। प्रकाश के परावर्तन की तरह अपवर्तन का भी कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग नया चीज समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ से हम लोग को एक और फॉर्मूला निकालना है। एक तो हम लोग देखें साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है। एक और नया चीज हम लोगों को सीखना है। जैसे क्या करते हैं, हम 2 माध्यम लेते हैं, 2 मीडियम लेते हैं। कितना मीडियम लेते हैं, 2 मीडियम लेते हैं। आइए हम लोग अब नया चीज सीखने का कोशिश करते हैं। नया चीज को क्या करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए सब कोई। ठीक है, अब जैसे क्या करते हैं, एक मीडियम लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्या कर लिए, एक मीडियम लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या कर दिए, एक मीडियम ले लिए और क्या कहते हैं, मान लेते हैं जैसे ये क्या हो गया, सॉरी ये एक अपवर्तक सतह ले लिए
और इधर एक मीडियम मान लेते हैं, माध्यम ए है, ठीक है, मान लीजिए इधर मीडियम ए है और इधर क्या मीडियम बी है, ठीक है, इधर मीडियम क्या है, इधर क्या मीडियम बी है, अलग अलग दो माध्यम है। अब प्रकाश का किरण को क्या कर दिया, एक प्रकाश का किरण को लिए जो दो माध्यम को अलग करने वाले सरफेस पे क्या किए, इंसिडेंट किए, ठीक है, ये आपतन बिंदु, इस पे जो खींचेंगे रेखा ये क्या कहलाएगा, विलंब कहलाएगा। अब देखिए प्रकाश का किरण जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगा अपना मेन रास्ता को क्या कर देगा, छोड़ देगा, मेन रास्ता को क्या कर देगा, छोड़ देगा, उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, जैसे मान लेते ये विचलित हो गया तो ये इंसिडेंट रे हो गया आपतित किरण, ये रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण हो गया, ये कौन सा कोण हो गया, ये आपतन कोण, और ये जो हो गया अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है। अब देखिए दो मीडियम, एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक। अब देखिए इस मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए इस मीडियम का नाम ए है और इसका क्या नाम बी है। अब देखिए इसका यदि हम बोले अपवर्तनांक क्या होगा, इस मीडियम का क्या बोले, इस मीडियम का अपवर्तनांक होगा। तो अपवर्तनांक को जनरली एन से दर्शाते हैं, तो किस मीडियम के अपवर्तनांक के बारे में बात कर रहे हैं, पहला मीडियम के अपवर्तनांक के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे, एन ए लिखेंगे। उसी प्रकार ये मीडियम बी है, यदि इसके अपवर्तनांक के बारे में बात करें कि इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसका अपवर्तनांक को किससे दर्शाते हैं, एन से, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, बी हो जाएगा, यानी इसका अपवर्तनांक एन बी और इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, ठीक है, इसका एन ए, इसका क्या, एन बी, ठीक। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए ये क्या आपतन कोण है और ये क्या अपवर्तन कोण है, और जस्ट अभी बताया आप लोग को कि आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण यानी साइन आई, आपतन कोण की ज्या मतलब क्या, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर। कांस्टेंट होता है स्नेल के यानी अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार या स्नेल के नियम के अनुसार बोल सकते हैं कि साइन आई बाय साइन आर का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन साइन आई बाय साइन आर का मान और कुछ के भी क्या होगा, बराबर होगा। अब समझते हैं किसके बराबर होगा। तो देखिए प्रकाश का किरण क्या हो रहा है, माध्यम ए से माध्यम बी में जा रहा है, या पहला मीडियम से किस में जा रहा है, दूसरे मीडियम में जा रहा है, या बोल सकते हैं मीडियम ए से किस में जा रहा है, मीडियम बी में। तो जिस मीडियम से यानी जिस मीडियम में प्रकाश का किरण जाएगा, जिस मीडियम में प्रकाश का रे जाएगा, उसका जो आपेक्षिक अपवर्तनांक होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसकी अपेक्षा, तो जिससे आ रहा है, तो जा किस में रहा है, बी में, आ किससे रहा है, ए से। तो ये जो साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो है ये बराबर हो जाएगा किसके, तो माध्यम बी का अपेक्षिक अपवर्तनांक, किसकी अपेक्षा, तो माध्यम ए की अपेक्षा। अभी जस्ट बताएं कि जिस मीडियम में रे जाएगा उसका अपेक्षिक अपवर्तनांक लेंगे, किसकी अपेक्षा लेंगे, तो जिससे रे क्या होगा, आएगा। तो माध्यम बी का अपेक्षिक अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा, जो होगा वो साइन आई बाय साइन आर के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपेक्षिक अपवर्तनांक को एन से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ दो मीडियम का बात आता है, तो बी का निकाल रहे हैं, किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा, बी का ए की अपेक्षा। तो जिसका निकालते हैं उसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, और जिसको अपेक्षा निकालते हैं उसको क्या रखते हैं, बाद में रखते हैं। अब देखिए साइन आई बाय साइन आर क्या रहेगा, अपने जगह रहेगा। अब देखिए ये एन ए बी है, सॉरी एन बी ए है, एन बी ए को हम लोग आखिर बोल क्या सकते हैं, कह क्या सकते हैं, तो देखिए एन बी ए जो है, एन बी ए, ये एन बी ए जो है बी का अपेक्षिक अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो जिसका अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि दो मीडियम के अपवर्तनांक का क्या होता है, रेशियो होता है। तो बी का अपेक्षिक अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो बी के अपवर्तनांक को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और ए को कहाँ रखेंगे, नीचे, तो रख दिए नीचे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन ए का मल्टीप्लाई किसके साथ आ जाएगा, साइन आई के साथ, और एन बी का मल्टीप्लाई किसके साथ आ जाएगा, तो एन बी का जो मल्टीप्लाई है वो साइन आर के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मीडियम ए किधर है, ऊपर है, मीडियम ए का अपवर्तनांक क्या, एन है, जो किधर है, ऊपर है, साइन आई किधर है, ऊपर है, मीडियम बी किधर है, नीचे है, उसका अपवर्तनांक किधर है, नीचे है, साइन आर किधर है, नीचे है। तो देखिए ऊपर वाला दोनों चीज, अपवर्तनांक और आपतन कोण की ज्या का मल्टीप्लाई किसके बराबर हो गया, तो नीचे वाले के अपवर्तनांक और आपतन कोण के मल्टीप्लाई के बराबर हो गया, नहीं हो गया, ऊपर वाला अपवर्तनांक और आपतन कोण की ज्या, ठीक है, का मल्टीप्लाई किसके बराबर, तो नीचे वाले अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर हो गया। यानी ऊपर वाला पूरा सिस्टम ये दोनों बराबर हो गया, किसके बराबर, नीचे वाले पूरे सिस्टम के बराबर, ठीक है। यानी ये जो अपवर्तक सतह है इससे ऊपर वाला सिस्टम क्या हो गया, देखिए साइन आई का है, ऊपर है, एन ए कहाँ है, ऊपर है, एन बी का है, नीचे है, अपवर्तन कोण की ज्या का है, नीचे है, ठीक है। तो ऊपर वाला दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए, वो बराबर हो गया किसके, तो नीचे वाले के मल्टीप्लाई के बराबर। यानी पूरा सिस्टम क्या हो गया, अपवर्तक सतह से ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो गया,
2 पार्ट में बढ़ गया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिला हम लोगों को NA इंटू साइन आई बराबर NB इंटू साइन आर। इसको हम लोग कहते हैं स्नेल का सममित रूप। कौन सा? स्नेल के नियम का सममित रूप। कौन सा? स्नेल के नियम का सममित रूप इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम लोग को एक रिलेशन मिला NA इंटू साइन आई बराबर क्या होता है? NB इंटू साइन आर होता है। ये बात आप लोग समझ गए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिए सब कुछ। जैसे हम क्या लिखे हैं बताइए, हम लिखे हैं NA इंटू साइन आर बराबर साइन आई बराबर क्या रिलेशन मिला? NB इंटू साइन आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। जैसे देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा ए बी रहे, मीडियम के रूप में हम यदि 1 2 ले ले, क्या ले ले? 1 2 ले ले तो NA की जगह क्या आ जाएगा? N1, NB की जगह क्या आ जाएगा? N2 आ जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं। जैसे 2 माध्यम है, एक माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम क्या है? 2 है। 2 माध्यम है 1 और 2। अब देखिए एक का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है, एक का अपवर्तनांक मतलब क्या? N1। एक का अपवर्तनांक मतलब क्या? N1। इसका मान दे दिया है 2 और आपतन कोण की ज्या का मान यानी आपतन कोण का मान जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट का मान दिया हुआ है, मान लेते हैं 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान मान लेते हैं 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ लिया कि दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, दूसरा माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका मान क्या करें बताए, यानी N2 का मान बताए। तो देखिए यहाँ पे हम AB की जगह क्या ले लिए? मीडियम 1 2 ले लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? NA की जगह N1 आ जाएगा, साइन आई अपने जगह रहेगा। ठीक है, स्नेल के सममित रूप का यूज करेंगे, स्नेल के नियम का। अब देखिए NB की जगह क्या आ जाएगा? N2 आ जाएगा, साइन आर क्या रहेगा? अपने जगह रहेगा। अब देखिए N1 का मान कितना दिया हुआ है? N1 का मान दिया हुआ है 2, साइन अपने जगह, आई का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, तो आई की जगह कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। N2 अपने जगह, साइन अपने जगह, आर का मान कितना दिया हुआ? 45 डिग्री, तो यहाँ क्या रख देंगे? 45 डिग्री रख देंगे। अब देखिए 2 अपने जगह, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है, आप लोग पढ़े होंगे 1 क्या होता है? 2 होता है। N2 अपने जगह रहेगा, साइन 45 का मान आप लोग क्या पढ़े होंगे? 1/√2 पढ़े होंगे। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमको किसका मान कैलकुलेट करना है? N2 का मान। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और इधर मेरे पास क्या बच गया बताइए? इधर बच गया N2 बाई क्या? √2, N2 और नीचे क्या? √2। तो इसको इधर और इसको इधर लिख देते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या बच जाएगा? N2 बाई √2 बराबर क्या? 1। इसलिए N2 का मान क्या हो जाएगा? तो N2 का मान क्या हो जाएगा? तो देखिए ये √2 को क्या करना पड़ेगा? इधर नीचे में है बराबर के, इधर तो उधर जगह कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, यानी √2 नीचे आ जाएगा। यानी दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक कितना आ गया बताइए? तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक आ गया क्या? √2। यानी मीडियम 2 का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? √2। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, तो और भी क्वेश्चन सब बताएं पिछले सब वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को क्या कीजिए, अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, या पढ़ाई से संबंधित जो भी ग्रुप है उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को इससे क्या मिले? फायदा मिले। और साथ ही साथ यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, या किसी टॉपिक से संबंधित आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उस टॉपिक से संबंधित हम वीडियो क्या कर दिया करेंगे? बना दिया करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।